नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टूडियो का स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ के आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र जो है, मॉडल सेट जो है, फर्स्ट का जो है एग्ज़ाम जो होने वाला है तो उसका पहला सेट है। इसका हम लोग पूरा डिटेल के साथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 1 दिसंबर से जो शुरू होने वाला है, उसका ये आपका है मॉडल सेट। और इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आइए, ये है आपका साइंस है, तो ये पहला सेट है। आपका दूसरा सेट, तीसरा सेट, जितने भी सेट हैं, सभी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का मैं सॉल्यूशन दूंगा। इसीलिए इस चैनल पर आप लोग बने रहें और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र का क्या है। तो इसमें हम लोग देखिए, ये क्लास 10th का है, सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। समय आपको 90 मिनट मिलेगा, यानी 1.5 घंटा समय मिलेगा। और उसमें 40 अंक मिलेगा आपको, सही जवाब देने पर 40 अंक मिलेगा। क्या बोलता है, और इसमें आपका प्रश्न की संख्या भी जो है 40 ही रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये निर्देश भी दिया हुआ है, निर्देश भी को भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। पहला सेट है इसलिए इसको बता देते हैं। देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। उसमें से देख रही है कुल प्रश्न जो है, प्रश्नों की संख्या 40 है। आपके बाद देखिए, देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 ही अंक मिलेगा। तो आपको 40 प्रश्न है, उसमें से 1 अंक मिलेगा। तो यानी आपका टोटल मार्क्स जो हो गया, टोटल मार्क्स कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसीलिए पूर्णांक यहाँ दिया हुआ है 40। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से 1 ही आपका सही है, उसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन करें। आप देख सकते हैं कि सही विकल्प का चयन करना है। उसके बाद गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटे जाएंगे, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको अंक जो है नहीं काटेगा। आप गलत भी अगर जवाब दे देंगे तो आपका उसका नंबर नहीं कटेगा। इसीलिए आप लोग अगर मान ले कोई प्रश्न में आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो अपने अंदाज से सही लगे उसको मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। आइए हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए चलिए, देखिए ये है आपका मॉडल सेट प्रश्न पत्र 1, जिसका साइंस है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइज सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी। उसके बाद सेकेंड में है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो वो इसका संबंध होता है F बराबर होता है R/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो क्या होगा, आपका यहाँ दिया है F/2, तो ये नहीं होगा। आपका दिया है F बराबर R/2, तो ये आपका सही है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका बी 2 का आपका बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो आप देखिए, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उसका वेग भी बदल जाता है और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। तो इसमें से जो है आवृत्ति जो है आपका इसमें नहीं बदलती है, इसमें आवृत्ति आपका नहीं बदलती, यानी ऑप्शन आपका जो है सी आपका, सॉरी ए जो है आपका सही होगा। इसमें आपका ये वेग और ये आपका नहीं होगा। हम टिक लगाएं, ये चेंज होता है, इस चीज़ के लिए टिक लगाए थे, यानी आपका सही आंसर क्या होगा, आवृत्ति होगा। चलिए आइए अगला देखते हैं, 4 नंबर, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो अवतल दर्पण जैसे मान लीजिए है, इसमें जो है, इसमें फोकस जब परावर्तित जब होता है तो इसमें क्या होता है कि ये मान लेते हैं यहाँ सी है, ये एफ है, तो ये परावर्तन के बाद फोकस से ही ये गुजरती है। तो किससे गुजरती है, एफ से, फोकस से गुजरती है। अगला है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, सीधा अगर कहता तब तो आपका उत्तल और समतल दोनों होता, लेकिन आपका बराबर आकार का बोल दिया है, तो इसमें आपका जो उत्तल दर्पण होता है ये बराबर नहीं होता, ये छोटा कर देता है। इसीलिए आपका ये इसका सही आंसर आपका समतल दर्पण होगा। आइए अगला सवाल को देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा कितने हैं, 2 नियम है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 7वां नंबर है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर
है तो फोकस दूरी क्या होगी। अगर बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर अगर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बोल रहा है कि इसके फोकस दूरी क्या होगा, f बराबर क्या होगा, वाट। तो आपको सिंपल सा है कि f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर अभी हम लोग तुरंत देखें कि r/2, तो r का वैल्यू है 50 और इसका 2, तो 25 दूना 50 यानी आपका क्या जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी का सही होगा, 7 का सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो अगर 1 मीटर फोकस दूरी अगर लेंस की क्षमता है तो उसका जो होता है क्षमता जो होगा 1 मीटर फोकस दूरी तो उसका क्षमता होगा 1D यानी 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 9वां नंबर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस जो होता है आपका देख सकते हैं कि ये होता है आपका उत्तल लेंस होता है। तो इसमें जो आपका होता है इसका जब भी आपका अगर फोकस दूरी होता है तो ये राइट साइड में दाहिने तरफ इसका प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण से किसी भी चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े थे कि दाहिने ओर की मापी गई दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए इसका भी क्या होगा, उत्तल का क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। आइए अगला देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है आपका हो जाएगा कांच में हो जाएगा। देखिए जिसका अगर अपवर्तनांक ज़्यादा रहता है तो जिसका अपवर्तनांक अगर ज़्यादा रहता है तो उसमें आपका वेग जो होता है न्यूनतम हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर 4D क्षमता वाले उत्तल अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 4D यानी 4 डायोप्टर पूरा 20 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो P बराबर होता है 1/f होता है। तो हमको पूछा क्या है, फोकस दूरी, तो f अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 1/f हो जाएगा, तो सॉरी P 1/P हो जाएगा। तो 1/P होगा तो हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये मीटर में होता है, हमेशा कभी भी लेंस की क्षमता मीटर में होता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है सेंटीमीटर में। तो इसको क्या करेंगे मीटर में बदलने के, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो ये आपका कट जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में 12वां नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकांशांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। बोला है कि यहाँ पर उसका उल्टा जस्ट पूछ दिया है कि अगर किसी उत्तल लेंस बोला है तो आपका फोकसांतर यानी एफ बराबर दिया हुआ है, ये आपका एफ बराबर दिया हुआ है इसका 12 नंबर का, ये 12वां नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। एफ बराबर दिया हुआ आपका 50 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या है उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो P अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। तो 1/f हो जाएगा तो 50 1/50, लेकिन ये क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया है। इसको मीटर में बदलने के लिए हम अगर करेंगे 100 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर आगे अगर सॉल्व करते हैं तो 0.5 1/0.5, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 0, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया D निकला, तो 2D हो जाएगा +2D। तो यहाँ पे देखिए ना माइनस भी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन कन्फ्यूज नहीं करना है, इसलिए ये नहीं होगा, क्या होगा +2D होगा। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस पूछा गया। अगर यही अवतल रहता तो फिर माइनस हो जाता है, क्योंकि और उत्तल लेंस का जो होता है ये कटता है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा राइट साइड में बनता है, इसलिए दाहिने ओर की दूरी मापी गई प्लस होता है, बाएं ओर की दूरी माइनस होता है। चलिए 13वां नंबर, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा निर्वात का मतलब होता है उसमें कुछ नहीं रहता है, यानी वहाँ पर हवा तक भी उपस्थित नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। देखिए 14 नंबर है कि दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्मा क्षेपी है, कौन सा ऊष्मा क्षेपी है। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा ऊष्मा क्षेपी है। तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया है चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो ये आपका इसमें कौन सा गैस डाली जाते हैं, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। आप लोग भी खाए होंगे चिप्स जो होता है, कुरकुरे जो होता है, इस सब में क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, उसको विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए। आगे देखिए जंग लगना किस प्रकार का है, तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है।
आगे देखिए कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए उपचयन का मतलब होता है, उपचयन दो चीज होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना। उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि, यानी क्या होना चाहिए, वृद्धि। वृद्धि का मतलब प्लस, हम प्लस लिख दिए। और एक होता है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन में कमी, माइनस लिख दिए, ऑक्सीजन में कमी। तो यहाँ बोला क्या है, पदार्थ का उपचयन, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो आपको देखना है कि किसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीजन का वृद्धि का मतलब पहले उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, बाद में उसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो गया। तो आप देख सकते हैं, देखिए तो 17वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो आप यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें ध्यान देने पर आपको मिलेगा कि आप ध्यान दीजिए कि इसमें ऑक्सीजन में किसमें वृद्धि हो रहा है। तो पहले आप देखिए कि कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब यहाँ क्या है कि कार्बन के पास ऑक्सीजन, यहाँ देखिए अभिक्रिया होने के बाद देखिए यहाँ ऑक्सीजन में इसमें वृद्धि हो गया। तो आपका उपचयन कौन हो रहा है, तो यानी कार्बन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या बढ़ रहा है, इसलिए आपका इसका आंसर क्या होगा, कार्बन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो इसमें आप देखिए इसमें कितना है, Ca1 है, तो इधर भी 1 है, ऐसे करके चेक किया जाता है। Ca1 है, 1 है, यहाँ भी है। कार्बन 1 है, तो कार्बन यहाँ पर एक, इस साइड में 1 है, लेकिन यहाँ कितना है, कार्बन आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर में 3 लगा हुआ है, तो यानी 3 है, तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। यहाँ देखिए H2 है, यहाँ भी H2 है, ऑक्सीजन 2 है, नहीं H यहाँ 2 है, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 है, ये इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 4L है, यहाँ 2 ही L है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 2Cu है, यहाँ पर O2 है, पर यहाँ पर 2 कॉपर है, यहाँ पर 1 ही कॉपर है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2। देखिए होना ऐसे, अगर यहाँ पर ये भी एक भी संतुलित नहीं है, लेकिन नियम था अगर यहाँ पर अगर 2 रहता तो फिर आपका डी नंबर ही सही होता, क्योंकि डी नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर 2 छूट गया होगा टाइपिंग में, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 2 अगर होगा तो यही आपका डी नंबर आपका सही होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि Pb है, CuCl2 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही Pb ये अभिक्रिया जब इसमें करता है तो क्या होता है कि Cl2 को जो है कॉपर को विस्थापित करता है, यानी कॉपर को अलग कर देता है, और ये Cl2 इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो गया, Pb के साथ में क्या हो गया, Pb क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया, इसीलिए क्या होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, दिए गए पदार्थ में कौन सा गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है। गंध सूचक मतलब जिसका हम लोग गंध से हम लोग अम्ल या क्षार का पता कर सकते हैं, तो हम लोग प्याज से हम लोग पता कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा आंसर इसका, प्याज होगा। आगे देखिए कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 22 नंबर, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaCl2। अब याद CaOCl2 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और इसको हम लोग बोल की भाषा से ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण को। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 23वां नंबर। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ये आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपका वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, इसमें आपका जल को टूट करके इसमें अलग अलग ये हो रहा है, इसलिए में क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। अगर देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वो देखिए तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तो तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि तनुकरण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ में अगर हम लोग जल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो देखिए अगर मान ली कोई चीज़ है, अगर आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर मान लिया चीनी है, तो अगर हम इसमें जल की मात्रा को मिलाते चलेंगे तो क्या होगा, चीनी का जो मात्रा है उसमें क्या हो जाएगा, प्रति इकाई आयतन में कमी होते जाएगा। चीनी का मात्रा तो कम होते जाएगा, आयतन उसका जल का आयतन बढ़ते जाएगा, तो चीनी की मात्रा उसमें घटते जाएगा।
तो क्या होता है कि उसमें H+ आयन या OH- आयन सांद्रता में क्या होता है, कमी होता है, वृद्धि कभी नहीं होता है। याद रखिए ये सब ऑप्शन में सारा में वृद्धि दिया हुआ है, इसलिए ये एक भी सही नहीं है। तो तनुकरण का मतलब होता है सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी। तो ऑप्शन नंबर का सी होगा। चलिएगा 26वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन का मतलब अगर हम लोग इसमें प्रकाश डालते हैं तो वियोजित हो जाता है। तो कौन सा विक्रिया है, तो AgBAr, ये है आपका राइट आंसर। 26 का ए सही है, तो यही होगा आपका राइट आंसर। इसमें अगर हम लोग सूर्य का प्रकाश अगर डालते हैं तब जाकर के ये Ag और Br में अलग अलग वियोजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है जब इसमें सूर्य के प्रकाश इसमें डाला जाता है। आप समीकरण को पढ़े होंगे, ऊपर में इसका लिखा जाता है सूर्य प्रकाश, यहाँ पर लिखा जाता है सूर्य प्रकाश। चलिए अगला 27वां नंबर, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो ये कुटपाथ से भोजन ग्रहण करता है। आगा है पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो ये आपका ये हो जाएगा पीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका पीत हो जाएगा, पीत के द्वारा इसमें होता है। आगे देखिए वसा को पीत उसको हजम करता है। आगे देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी अगर देखा जाए यहाँ जीव बोला है, लेकिन यहाँ पर एक भी जीव नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए अमरबेल भी नहीं है, ये तो स्वपोषी नहीं है, दूसरे पर निर्भर होता है। कवक भी दूसरे पर निर्भर होता है, अमीबा भी दूसरे पर निर्भर होता है, लेकिन यहाँ पर स्वपोषी पोषण जीव बोल दिया है। हालांकि इसमें जीव तो ऑप्शन है नहीं, तो इसे अगर देखा जाए तो स्वपोषी में कौन आएगा, आम होगा। आगे देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में याद रखिएगा 4 कोष्ठक होते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक क्लोरोफिल को कहा जाता है। क्लोरोफिल को श्वसन वर्णक कहा जाता है, श्वसन वर्णक कहा जाता है। आगे देखिए उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो आपका ये है आपका क्या हो जाएगा, विक्राणु। ये विक्राणु या नेफ्रॉन, याद रखिएगा कभी कभी इसमें नेफ्रॉन भी लिखा रहता है, तो इस नेफ्रॉन भी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला हो जाएगा, देखिए देखिए वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका देखिए इसको हम लोग अपोहन का भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपोहन, या तो डायलिसिस कभी कहते हैं, अपोहन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अपोहन। तो क्या हो जाएगा इसका, अपोहन हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है देखिए जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना जो है आपको देखा जाए तो इसका मेरे ख्याल से इसका सी होगा कि DNA की प्रतिकृति बनाना, यानी DNA का जो है उसको मूल इसको घटना माना जाता है। आगे देखिए 35 में जो है 35वां नंबर में है दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। तो इसमें जो है ये आपका दिया गया है जो है इसमें बहुखंडन है। बहुखंडन का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक जब खंडित होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है उसको हम लोग बहुखंडन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में ये खंडित होकर के एक नए जीव का निर्माण करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। आगे देखिए कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग याद रखिएगा नर युग्मक तथा मादा युग्मक, तो इसके संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, तो ये आपका हो जाएगा शुक्राणु और यहाँ पर हो जाएगा मादा युग्मक आपका हो जाएगा अंडाणु। दोनों का जब मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब दोनों मिलता है आपस में तो उसको निषेचन कहा जाता है। देखिए आगे लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित कौन का हार्मोन करता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन इसको लड़कों का नियंत्रित करता है यौवनारंभ के समय में, जिसके कारण से टेस्टोस्टेरोन के कारण से लड़कों में दाढ़ी मोछ भी आ जाता है। और आगे देखिए 38वां नंबर कि शोर का स्थिरांक मान क्या है। तो शोर का स्थिरांक मान याद रखिएगा 1 किलोवाट मीटर प्रति स्क्वायर ये होता है। आगे देखिए 39 नंबर जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो ये इसमें जैव मुख्य गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है, सबसे ज़्यादा उसमें मीथेन पाया जाता है। आगे देखिए कि महासागरीय ताप, ये लास्ट क्वेश्चन है, महासागरीय ताप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के
जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए। याद रखिएगा, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का, तब जाकर के हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तब उसमें हम लोग 20 डिग्री का जब अंतर होगा तब हम लोग उसमें ऊर्जा उससे प्राप्त करके हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। यह था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन बंधु जितने भी हैं, सबके साथ दोस्त इसको शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। आप लोग को सारा मॉडल सेट, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ का पूरा डिटेल के साथ, चाहे वीडियो लंबा क्यों ना हो, लेकिन आप लोग को पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोग इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सेट 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये साइंस का जो है, विज्ञान, उसका हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 का देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए सबसे पहले उसको, और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। आप लोग को मैं सारा सॉल्यूशन दूंगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सॉल्यूशन देंगे, और जितने भी सेट दिए हैं सभी सेटों का आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। मैं पूरा डिटेल के साथ बनाऊंगा, कोई हड़बड़ नहीं, एकदम सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जिसका सब में आपका कक्षा, ये देख सकते हैं कक्षा 10 है, आपका सब्जेक्ट साइंस है, और आपका 1.5 घंटा समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 40 है, और सभी में जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र हैं सब में आपको दिया गया है, निर्देश जो दिया गया है वो सभी सेम है। तो निर्देश हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट सेट में। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसके बाद ऑप्शन दिया है r इक्वल टू f/2, r इक्वल टू f/2। ये तो आपका गलत होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि f बराबर होता है r/2 होता है, ये चीज़ होता है। तो अब ये तो गलत दिया हुआ है, तो f इक्वल टू r/2 ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए सेकंड नंबर में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। आगे देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वो काल्पनिक होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में पश्च दृश्य यानी पीछे का चीज़ देखने के लिए गाड़ी के जो लगा रहता है साइड मिरर के रूप में, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए किसका, उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी का हेडलाइट के रूप में। तो वाहनों का पश्च दृश्य किसके रूप में किया जाता है, उत्तल दर्पण का किया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो दिया है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो जल का भी प्रयोग होगा, कांच का भी प्रयोग होगा, प्लास्टिक का भी प्रयोग होगा, यानी आपका क्या होगा, मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। ये आपका ये प्लास्टिक वगैरह, कांच वगैरह नहीं होगा। देखिए वहाँ पूछा क्या है, नहीं किसका लगाया जाता है, वो चीज़ पूछा है, तो इसलिए मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए 5 का क्या होगा, मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ध्यान से देखिए, 6ठा नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों। तो काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए ध्यान से, काल्पनिक कभी भी बनता है वो सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, सीधा, यानी जिसको हम लोग काल्पनिक को आभासी बोलते हैं, तो वो आभासी या सीधा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। तो चलिए 7वां नंबर, f का मान 12 सेंटीमीटर है, तब r का मान क्या होगा। तो r जो होता है f से डबल होता है, तो क्या हो जाएगा, जब 12 है तो उससे कितना डबल हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। यानी r इक्वल टू होता है 2f, यानी उसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका। यानी जिस ऑप्शन में आपका 24 है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन में है कि वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्रदीप में अभी तुरंत बताइए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण के रूप में। जैसे गाड़ी का हेडलाइट जो होता है, आगे जो 2 लाइट लगा रहता है, आगे तरफ आपको देखे होंगे कि 2 लाइट लगा रहता है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है, ये दोनों में अवतल दर्पण लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला 9वां नंबर, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। कोई भी अगर अवतल लेंस है तो उसमें सदैव क्या होता है, देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, उसके बाद दिया वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, उसके बाद है वास्तविक एवं उल्टा। तो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल लेंस जो होता है, तो अवतल लेंस में जो होता है, तो अवतल लेंस कैसे होता है, अवतल लेंस ऐसे होता है, तो इसमें जो होता है, इसका जो प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है लेकिन वो कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक यानी सीधा। तो काल्पनिक को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी बोलते हैं, यानी आभासी तथा सीधा होता है। तो डायोप्टर मात्रक है किसका, तो डायोप्टर याद रखिएगा लेंस का जो है शक्ति का मात्रक है, लेंस का शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। 11वां नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 2D, और इस फोकस दूरी पूछा गया है कि क्या होगा, फोकसांतर मतलब f, तो f बराबर होता है 1/p। तो 1/p, तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये दिया हुआ है सेंटीमीटर, जितना भी ऑप्शन है सब सेंटीमीटर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर में होता है, ये हमेशा मीटर में होता है, डायोप्टर कभी भी इसका जो होता है वो मीटर में होता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से भाग दे देंगे, ये गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50, यानी 50 जिसमें भी है आपका वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 11 का डी। चलिए आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, याद रखिएगा आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आगे देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हिंदी से परितालिका का, सॉरी परितालिका नहीं, ये नहीं होगा, दृष्टिपटल कहते हैं, और इसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं, इसको इंग्लिश से रेटिना भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कहीं पर रेटिना लिखा रहेगा तो कहीं दृष्टिपटल लिखा हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए समीकरण 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एकल अभिकारक है, और यहाँ पर देखिए 3 छोटे छोटे टुकड़ों में ये विभाजित हो गया। तो जब एकल उत्पाद अलग अलग उसको एक एकल अभिकारक अथवा अभिकर्मक अगर अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है टूट करके, तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन, यानी वियोजित हो रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले सिंगल था लेकिन टूट करके 3 गो हो गया, यानी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। चलिए 15वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। पूछा क्या है, संतुलित कौन है, इस चीज़ को पूछा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए Na कई ठो है, 2 गो है, यहाँ पर इधर कितना है, उत्पाद में 1 है, तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला है, यहाँ पर Al कितना है, 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 है। अब यहाँ पर गुना हो जाएगा, ये 2 है या यहाँ 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर कॉपर कितना है, 2 है, यहाँ पर कॉपर कितना है, 1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। चलिए अगर अगला देखते हैं, Zn यहाँ कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, ठीक। Cu कितना है, इधर 1 है, इधर भी 1 है। S कितना 1 है, इधर भी 1 है। O कितना है, 4 है, तो इधर भी 4 है, तो यानी ऑप्शन नंबर का डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो याद रखिए, बार बार देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहा है, याद रखिएगा उपचयन और अपचयन को हमेशा याद रखिएगा। उपचयन, तो उपचयन में क्या होता है कि उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, प्लस का मतलब वृद्धि, और अपचयन तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब कमी होता है। याद रखिए क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी, इसमें होता है वृद्धि और इसमें होता है कमी। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखिए यानी किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है तथा अपचयन, किसका उपचयन हो रहा है, मतलब किसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन का किसमें कमी हो रहा है। तो देखिए, तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन कॉपर के पास यहाँ पर देखिए हो गया, यानी कॉपर क्या हुआ, कॉपर उपचयन हुआ, कॉपर उपचयन हुआ। अब देखिए PbO के पास ऑक्सीजन था और अभी यहाँ देखिए अभिक्रिया होने के बाद Pb के पास ऑक्सीजन नहीं बचा,
इसका मतलब ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। तो यानी Cu हुआ उपचयन और PbO हो गया अपचयन। तो यह तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो विकृत गंधिता जो अभिक्रिया जो होता है वह कौन सा अभिक्रिया के कारण से होता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसके तो क्या होता है, ऑक्सीजन का उसमें वृद्धि होता है, यानी ऑक्सीजन रहने के कारण से उसमें होता है। तो क्या होगा, उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन। आगे देखिए और वही उपचयन को रोकने के लिए हम लोग उसको नाइट्रोजन गैस से ये करते हैं। आगे देखिए, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए अभिक्रिया कौन सी होती है, तो देखिए अगर हम लोग चूना का पानी अगर डालते हैं तो आप लोग भी देखे होंगे कि घर में अगर चूना करने के लिए, पुताई करने के लिए, उसमें क्या होता है, पूरा खोलने लगता है। ठंडा पानी में भी डालिए तो क्या होता है, पूरा हीट हो जाता है। तो यानी उसमें क्या होता है, हमको उष्मा मिलता है। यानी जिसमें अगर जिस अभिक्रिया में अगर हमको उष्मा मिलता है उसको हम लोग उष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो सब में देखिए उष्माक्षेपी दिया हुआ है, सब में उष्माक्षेपी लिख दिया है। देखिए उष्माक्षेपी लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है उष्माक्षेपी। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है संयोजन, फिर दिया है संयोजन, अच्छा उष्माक्षेपी नहीं, सॉरी सब में नहीं दिया है, उष्माक्षेपी सब में नहीं है। उष्माक्षेपी आपका देखिए, तो याद रखिए उष्माक्षेपी जहाँ है वहाँ होगा, इस सब में उष्माशोषी दिया है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी उष्माक्षेपी दिया है, यहाँ पर भी उष्माक्षेपी दिया है। अब ये चीज़ देखना है कि इसमें संयोजन अभिक्रिया होता है या वियोजन अभिक्रिया होता है। ये संयोजन अभिक्रिया होता है या वियोजन अभिक्रिया होता है। तो इसमें देखिए, तो आपका होगा संयोजन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ये आपका बुझा हुआ चूना CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब इसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनाता है CaOH का होल 2, ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ देखिए कि अब यहाँ दो पदार्थ है और ये जुट करके एक हो गया, यानी संयोग हो गया। तो यानी ये उष्मा तो देता ही है, पर उष्मा देता ही है, उसके साथ साथ में क्या हो गया, ये संयोग हो गया। यानी दो अभिकर्मक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण किया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी और संयोजन, तो उष्माक्षेपी और संयोजन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसमें तो उष्माक्षेपी संयोजन, उष्माक्षेपी संयोजन, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों आपका ऑप्शन सेम कर दिया है। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा आपका, उष्माक्षेपी वियोजन ये नहीं होगा। इसमें ऑप्शन दोनों में कर दिया है, सेम कर दिया है, तो आपका एक ही ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ दोनों में एक ही चीज़ दिया है, इसलिए दोनों सही हो जाएगा, ए और सी। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया में विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है इसमें। अगला देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचक जो है, तो ये सब जो है इसको लैब में बनाया जाता है। यह भी कृत्रिम सूचक है, यह भी कृत्रिम सूचक है। ये लिटमस जो है ये प्राकृतिक सूचक है, जो प्रकृति पेड़ पौधा के द्वारा बनाया था। प्राकृतिक सूचक किसको कहते हैं, जो जिसके हमको लोग पेड़ पौधा के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो लिटमस जो है वह लिचेन नामक एक पौधा से बनाया जाता है। तो और ये सब जो है आपका प्रैक्टिकल जो है ये लैब में बनाया जाता है केमिकल के द्वारा, तो ये आपका नहीं होगा। तो अपने ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 20 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाता है। तो आप लोग को पता है कि अगर अम्ल है तो अम्ल में अगर लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को अगर करते हैं अगर अम्ल में, तो नीला है, अगर वह नीला है तो वह लाल हो जाता है। जब वो अम्ल रहेगा तब, तो इसमें से जो अम्ल है तो वो तो नीला कर ही देगा। तो इसमें आपको ये चीज़ देखना है कि इसमें अम्ल कौन नहीं है। तो अम्ल अगर नहीं है तो वो नीला को लाल नहीं कर पाएगा। आपको यही चीज़ पूछा है कि कौन लाल नहीं कर पाएगा, यानी लाल नहीं हो जाएगा। तो ये भी अम्ल है, ये तो कर ही लेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी अम्ल है, यानी आपका ये जो है आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ये क्या है, चीनी है, ग्लूकोज है, यानी ये अम्ल नहीं है।
यानी यही इसके द्वारा ही आपका लाल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 21 का डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो आप देखिए, अब तो समीकरण को, इक्वेशन को देख करके, यौगिक को देख करके समझ सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जल मौजूद है लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5H2O लिखा है। H2O क्या है, जल का सूत्र होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ 5H2O है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जल तो इसमें मौजूद है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। चलिए अगला देखिए, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। पूछा क्या है, नहीं करता है, क्योंकि तो अगर वो उसमें H+ आयन अगर उपस्थित नहीं होगा तो नहीं होगा। और जब सूखा रहता है जल, जब H+ आयन कब देता है, जब उसको हम लोग जल में घोलते हैं। तो जब यहाँ पर जल में घुले ही नहीं है, अनुपस्थित है, उसमें H+ आयन नहीं रहेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, तो गलत बोल रहा है, ये नहीं होगा। उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, आपका ये का सही होगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, उसमें क्लोराइड होता है, ये भी नहीं होगा, ये उदासीन हो जाता है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 24 का क्या होगा, बी होगा, 24 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां नंबर, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः दिया हुआ है। यानी आपका फर्स्ट है A, उसके बाद B, C, आपका D दिया, इस प्रकार से दिया है। और यह पदार्थ कौन अम्ल है। तो अम्ल क्या होता है, pH स्केल जो होता है उसमें क्या होता है कि 7 उदासीन होता है, और इधर होता है अम्ल होता है, 7 से कम अम्ल होता है, 7 से कम अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा क्या होता है, क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है। तो इसमें 7 से कम कौन है, 7 से कम तो 2 है, तो यानी ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें आपको दिया गया है कि इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो देखिए कि कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश में डाला है, चाइना डिस्क है, और सिल्वर क्लोराइड है। तो सिल्वर क्लोराइड का जब इसमें अभिक्रिया करवाते हैं तो जैसे ये होता है 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड है। और जब इसमें सूर्य का प्रकाश, सनलाइट अगर इसमें डालते हैं, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, तो ये वियोजित हो जाता है 2Ag + Cl2। तो यानी क्या हो गया, एकल उत्पाद था, एकल अभिकारक था, लेकिन टूट गया, 2 अलग छोटे छोटे हो गया, तो इसको हम लोग क्या हो गया, वियोजित हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसका समीकरण ये होता है। ये जो यहाँ पर रखा हुआ है चाइना डिस्क जो ये यहाँ, तो सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। जब इसको सूर्य का प्रकाश जब डालते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड ये अलग अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग अलग हो जाता है, तो यानी वियोजित हो गया, अलग हो गया, तो वियोजन अभिक्रिया। आगे देखिए 27 में, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को किस जैव प्रक्रम में होती है। पोषण, तो ये नहीं होगा, श्वसन, ये भी नहीं होगा, तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अगर देखिए 28 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है। देखिए ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या मिलता है, उसमें जल लगता है। तो यही जल टूटने के कारण से, ये जल होता है, ये जल टूटने के कारण से इस जल में ऑक्सीजन मिला रहता है। यही ऑक्सीजन हम लोग को, पेड़ पौधा हम लोग को प्रोवाइड करता है, और उसको हम लोग सांस लेते हैं। तो किसके द्वारा, जल के द्वारा। चलिए अगला, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा क्या है, अमीबा दूसरे पर आश्रित रहते हैं। देखिए तो स्वपोषी नहीं है, ये तो नहीं होगा। ये लिखा है मृत जीवी, तो मृत जीवी भी नहीं है। ये क्या करता है, कोई जैसे अमीबा है, ये मान ली अमीबा है, तो इसमें मान ली यहाँ भोजन रखा रहता है, तो ये क्या करता है, जिस जगह पर अगर मान ली यहाँ भोजन रखा रहता है, इसका पूरा, तो इसको पूरे को निगल लेता है, वो चिबा के नहीं खाता है, पूरे को निगल लेता है। तो उसको हम लोग प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। यानी जब कोई अगर पूरे उस चीज़ को निगल दे तो उसको हम लोग समभोजी के नाम से जाना जाता है, समभोजी। चलिए यानी पूरे जब उसको निगल दिया जाता है। आगे देखिए, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे देखिए, श्वसन प्रक्रिया में
पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए आगे देखिए कि पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल, देखिए जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा कि जल का जो संवहन होता है, जल का संवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम। और खनिज लवण का जो होता है, खनिज लवण ये जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। जल होता है जाइलम के द्वारा, खनिज लवण होता है फ्लोएम के द्वारा। जो भी पोषक तत्व पेड़ पौधा को मिलता है तो उसका संवहन कौन करता है? फ्लोएम। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट देखिए, यहाँ संवहन लिखा है कि पौधे और जल दोनों दिया है, तो ऑप्शन आपका तो जाइलम तो जल को करता है और खनिज लवण को फ्लोएम करता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऐसा नहीं डाला है, तो ए और बी दोनों आंसर होगा, ए और बी दोनों। जाइलम करता है जल को और खनिज लवण करता है फ्लोएम। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? किसी समष्टि का मतलब हो गया कि अपना पीढ़ी को बचाने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाना होगा? पीढ़ी को अपना, देखिए तो किसी समष्टि, पोषण, श्वसन, जनन, नियंत्रण। तो जब तक उस बच्चे का अगर मान ली कोई अगर है संतति है तो उसका जन्म जब तक नहीं होगा तो अगला पीढ़ी कैसे होगा? तो उसको जनन क्या करना है? जनन अनिवार्य करना है। जनन मतलब अपने जैसे संतति को जन्म देना। जब तक वो जनन नहीं करेगा तो उसका समष्टि का मतलब उसका वंश जो होता है वो बचेगा कब? जब जनन करेगा, जन्म देगा तब। आगे देखिए, दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? ये जो दिया गया है ये किस प्रकार का दर्शाता है? तो ये जो है आपका ये पुनरुद्ध भवन है, पुनरुद्ध भवन, यानी ये एक पुनरुद्ध भवन है। ये जो है इसको अगर हम लोग किसी भी प्रकार से अगर टुकड़ा हम लोग कर देंगे, अगर अनेक भागों में इसको टुकड़ा कर देंगे तो क्या होता है कि वह टुकड़ा स्वयं, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये स्वयं जो उस टुकड़ा अपने आप में एक नया रूप ले लेता है और एक फिर से पुनः जीव का निर्माण कर देता है। इसीलिए इसको कहते हैं पुनरुद्ध भवन, माना पुनः उसमें एक निर्माण हो गया कोशिका का। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? जब परागकण जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई फूल है, मान लीजिए यहाँ पर फूल है, यहाँ पर परागकण है, यहाँ पर भी एक फूल है, यहाँ पर मान लीजिए है, तो एक पुष्प से इसका जो कण उपस्थित रहता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में होकर जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री के सर्वपूर्ण कर्षण में जाकर मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। आगे देखिए, भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? तो भ्रूण जो होता है, तो भ्रूण में उसको एक नली होता है तो उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। उस प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में किस भाग से पोषण मिलता है? देखिए यहाँ पर किस भाग से लिखा है, देखिए इस भाग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, किस भाग से लिखा है। तो एक प्लेसेंटा नामक गर्भाशय से जुड़ा रहता है। जैसे अगर दिखा दिया जाए तो ऐसे गर्भाशय मान ले जाए, एक रफ बना देते हैं आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये है प्लेसेंटा। आपको लोग को और थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। जैसे आप लोग यह देख सकते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर है, गर्भ में ये बच्चा पल रहा है। तो गर्भ में पलते समय ये गर्भ से एक नाली जुड़ा हुआ है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पाइप जुड़ा हुआ है। इसी पाइप को प्लेसेंटा कहते हैं। इसी के द्वारा माँ जो भी अगर भोजन करता है उस माँ का भोजन से ही उसको पोषण मिलता है। इसी नली को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषताएं हैं? एक उत्तम ऊर्जा स्रोत, तो वह तेजी से जलता हो। देखिए ज़्यादा तेजी से भी अगर जलेगा तो वो भी गलत है। देखिए ये नहीं होगा। उसमें स्वयं आग लग जाए, ये तो और खतरनाक है। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, हम कम से कम अगर मात्रा का यूज करेंगे उसमें ज़्यादा कार्य करे, वही मेरे लिए उत्तम ऊर्जा है। वो महंगा हो, ये भी नहीं होगा। तो यानी कौन होगा? 37 का सी होगा। पवन ऊर्जा का
उपयोग करने के लिए पवन चाल की कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा उसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड होना चाहिए। जो पंखुड़ी जो होता है, ये डायना जो होता है, इसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होना चाहिए पवन चक्की का, तभी जाकर के वो उससे बिजली उत्पन्न हो सकता है। तो कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा है? समाप्य मतलब समाप्त होने वाला, तो कौन है? सौर ऊर्जा, ये तो समाप्त नहीं होगा। कोयला, यही समाप्त होगा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये कौन है समाप्त होने वाला? कोयला आपका समाप्त होने वाला, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आगे देखिए पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में कौन होते हैं? तो पराग कोष में पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका ये 40 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया। ये था आपका सेट 2, तो आप लोग को सेट 3 मिलेगा, सेट 4 मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और इस चैनल पर भी बने रहिए, चैनल पर भी आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आप लोगों को अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो कमेंट करने से हमको भी एक सहानुभूति मिलता है और अच्छी तरह से बताने में एक उसमें सहायता प्रदान करता है, एनर्जी मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 3 का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट मॉडल सेट फर्स्ट और सेकंड का देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी सबसे पहले देख लें। और मैं जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखें, मैथ साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। और आप लोग इस चैनल पर बने भी रहिए। जितना भी ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, सेकंड टर्म का होगा, उसमें भी आप लोगों को मॉडल सेट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो के अंत तक भी बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बड़ा वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ में बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका ये सब्जेक्ट आपका क्या है? विषय साइंस है। 1.5 घंटा आपका सभी में आपका 1.5 घंटा समय मिलेगा। उसके बाद पूर्णांक आपका 40 है। प्रश्न भी आपका प्रश्न की संख्या भी 40 है और ये मॉडल सेट 3 है। तो इससे पहले हम लोग 1 2 देख चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 21/22 आपका एग्जाम का ये बताया गया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्योंकि निर्देश जो है आपका सब में निर्देश जो है दिया हुआ है, जितना भी निर्देश दिया हुआ है ये आपका निर्देश क्या है? सब में समान है, आपको दिया गया है। ये निर्देश आपको फर्स्ट में ही बता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई सतह है उसमें अगर अभिलंब है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। चलिए अगला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो अगर कोई भी अगर दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है, इसमें अगर मिलता है टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए तीसरा नंबर है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? यानी आर बराबर आपको दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो बोला एफ बराबर क्या होगा? तो एफ क्या होता है? एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि r/2। तो r/2 मतलब उसका आधा, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि जिसके उसके समान आकार, क्या लिखा है? समान आकार का उल्टा, समान भी बने और उल्टा बने, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग को याद है कि जब हम लोग अवतल दर्पण में अगर हम लोग प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे थे तो उस समय अवतल दर्पण में जब हम और उसको क्या करते हैं, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, तो जब हम सी पर अगर प्रतिबिंब को रखते हैं तो ये कट करके सी पर ही यहाँ पर पुनः फिर सी पर ही बनता है। यहाँ यहीं पर आपका जब प्रतिबिंब बनता है सी पर ही बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कब? जब हम सी पर रखते हैं। सी क्या है? सी एक वक्रता केंद्र पर है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से किस वस्तु में किया जाता है? किस वस्तु में? तो गाड़ी के साइड मिरर में, तो गाड़ी के साइड मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये नहीं होगा। तो गाड़ी के हेडलाइट में आपका ये चीज़ होगा, यानी गाड़ी का हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि सभी मॉडल सेट में कुछ क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। आप लोग अगर सही तरीका से अगर मॉडल सेट को अगर तैयारी कर लीजिएगा ना
तो आपका 90% क्वेश्चन जो है आपका 5 सेटों मिला करके 90% क्वेश्चन आपका इसी से आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चन है सही तरीका से आप लोग उसको सॉल्यूशन कर लीजिए और बढ़िया से उसको याद कर लीजिए, आपका कहीं पर भी ये नहीं जाएगा। और 10% इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है, टाइप चेंज कर सकता है, लेकिन आपको इतना है कि इसमें क्वेश्चन इतने ही पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से जाने पर अपने मुख्य अक्ष से विचलित हो जाना कौन घटना कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है। जब वो प्रकाश की किरण लौट जाता है तो उसको परावर्तन कहते हैं, और जब विचलित हो जाता है और पार हो जाता है तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अगला नंबर 7वां नंबर, तो निम्न में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जिसका अगर अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तो प्रकाश की चाल उसमें उतना ही कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वायु का सबसे अपवर्तनांक जो है कम है, इसीलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। चलिए अगला देखेंगे, उत्तल लेंस के सामने किसी उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का कंडीशन अगर देखा जाए तो दोनों का कंडीशन सेम है। तो याद, अगर आप लोग प्रतिबिंब बनाए होंगे तो याद किए होंगे, तो ये जैसे उत्तल लेंस है, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर है, प्रकाशिक केंद्र O है, और यहाँ पर आपका F1 है, ये आपका 2F1 है। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रतिबिंब को जब रखते हैं, बीम को रखते हैं, तो इसका जब प्रतिबिंब जो बनता है तो उस समय वो सीधा बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। तो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा, ऑप्शन नंबर का बी। चलिए 9वां नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर है, ये तो हर सेट में आपको मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है और जिसमें वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो याद रखिए, आवर्धन किसको कहते हैं? तो कोई भी वस्तु, उस वस्तु के अपेक्षा उसका प्रतिबिंब कितना गुना ज़्यादा बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन बनते हैं। तो 3 गुना ज़्यादा बन रहा है तो इसका आवर्धन कितना होगा? 3 होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ 10 जो दिया हुआ है, इसमें लड़का कन्फ्यूज करके 10 या 30 करता है और इसको मारता है, जो कि ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि आवर्धन का परिभाषा होता है कि जितना गुना वो प्रतिबिंब बनता है उसी को आवर्धन कहते हैं। तो मेरा 3 गुना बड़ा बन रहा है, इसलिए 3 क्या होगा? 3 होगा। आगे देखिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो इस पिछला भी क्वेश्चन था, तो उसको रेटिना में होता है, रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है, और दूर दृष्टि अगर रहेगा तो उसमें उत्तल लेंस से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो 25 सेंटीमीटर है, ये तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, 25 सेंटीमीटर में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? किससे ऊर्जा मिलती है? तो याद रखिएगा, ऊर्जा हम लोग श्वसन से ही ऊर्जा मिलती है। अगर हम लोग ऊर्जा श्वसन नहीं करेंगे तो उससे हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि श्वसन जब करते हैं तब वह ग्लूकोज में विखंडित करके हमको ऊर्जा प्रदान करती है। अगला नंबर, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? कौन सी गैस डाली जाती है? तो उसमें विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्या? नाइट्रोजन गैस। अगला नंबर, जंक लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंक लगना एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग करके वह एक प्रकार का परत बना लेता है, तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो अभी देखिए, ये तो हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। तो उपचयन का मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि। तो आप देखिए कि पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, जब अभिक्रिया किया तो उसके बाद ये उसमें देखिए ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी कार्बन का उपचयन हुआ है। लेकिन यही तो अगर अपचयन पूछता
तब फिर आपका ZnO होता। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि संतुलित मेरा कौन सा समीकरण इसमें संतुलित है। तो देखिए संतुलित होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए Ag 1 है, इधर Ag कितना है 1 है, चलिए ठीक है। N कितना है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। O कितना है, इधर O मेरा इधर O 3 है, तो इधर कितना है O यहाँ भी 3 है। Na 1 है, इधर भी 1 है। Cl इधर 1 है, इधर भी 1 है। ये आपका तो यही संतुलित लग रहा है। चलिए अगला भी चेक कर लेते हैं। इधर N है 1, N 2 है, इधर भी 2 है, सही है। इधर H 2 है, इधर 3, 3 दूना 6 है, तो ये आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ बी कितना है 1 है, इधर भी 1 है। Cl कितना है, यहाँ 2 है, इधर कितना है 1 है, तो ये आपका सही नहीं होगा। यानी आपको ऑप्शन नंबर ए मिल गया तो इधर गलती होगा। चलिए अगला नंबर 19 देखते हैं कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस, तो हम लोग को पता है कि कोई भी अगर अम्ल है उसमें हम अगर धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मेरा क्या होगा, वो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग देख सकते हैं कि लोह चूर्ण क्या है, एक धातु है और उसमें HCl क्या है, एक अम्ल है। तो जब इसको हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड, तो यही मेरा होगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यहाँ क्लोरीन गैस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गंध नहीं लिखा है, रंगीय सूचक लिखा है। अगर गंध लिखता तब तो आपका प्याज हो जाता है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, रंग लिखा है। तो रंग लिखा है, इसका मतलब हम लोग रंग से पता करते हैं। तो रंग कौन चेंज करता है, लिटमस पत्र, तो लिटमस पत्र हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें क्या है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका यहाँ पे दिया हुआ है CaSO4 × 1/2H2O। ये चीज़ हो गया। आगे देखिए, और नीचे वाला ये है आपका जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिप्सम जो होता है वो अभिक्रिया जब करता है तो जब सूख जाता है उस समय वो जिप्सम बनाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो अभी तुरंत देखें CaSO4 × 1/2H2O, तो यानी ऑप्शन नंबर का सी। दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ H2 है, O है और ये एकल उत्पाद बना रहा है। यहाँ दो अभिकारक मिल रहा है और यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है। आगे देखिए, अगला है 24 नंबर। तो 24 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फल में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल, कोई भी खट्टा अगर फल होता है तो वह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा, इस बिलियन में क्या होगा। तो इसको आप लोग देखिए, ये सब सारा NCERT का ही दिया हुआ है, तो NCERT का ही है। तो आप लोग इसको सर्च करके कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या सही आंसर इसका क्या होगा। NCERT बुक में ये दिया हुआ है, तो आप लोग के लिए एक HW हम रख दिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संबंध क्या होगा। तो नीला को लाल कर रहा है, इसका मतलब वो अम्ल होगा। तो अम्ल कितना होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन है, 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर के बाद 2 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 27वां नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 27वां नंबर देखते हैं। देखिए अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है। तो देखिए भोजन ग्रहण करता है कुटपाथ से, लेकिन भोजन का पाचन जो करता है तो वह करता है, उसको हम लोग खाद्यदानी भी बोलते हैं अथवा खाद्य रिक्तिका, ये चीज़ होगा, खाद्य रिक्तिका। चलिए अगला है कि पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो प्रोटीन का पाचन जो करता है, तो इसमें प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन और पीत। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन। क्या हो जाएगा आपका, पेप्सिन।
अगला देखिए कि निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। तो समभोजी कहते हैं जो अगर कोई पदार्थ को सीधे निगल देता है उसको हम लोग समभोजी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो अमीबा वैसा निगल देता है। अमीबा क्या करता है, कोई भी अगर पदार्थ रखा हुआ है तो वह उसका आकृति चेंज होता जाता है और उसको अपने अंदर पूरा ले लेता है, उसको हम लोग तो समभोजी किसमें होगा, अमीबा में। अगला देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। अगर देखना चाहे तो आप लोग को दिखा भी सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए सबसे पहले ये मानव हृदय है, ये टोटल 2 भाग में बांटता है। ये यहाँ पर देखिए ये आधा आधा भाग में बट गया है, ये आधा भाग में बटा हुआ है, ये जो है इसके आधा भाग में बटा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक कोष्ठक यहाँ पर है, एक कोष्ठक यहाँ पर है, तो 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए 31। निम्नलिखित में कौन भोजन का के माध्यम को, यहाँ देखिए झार्य लिख दिया, यहाँ क्या होगा, क्षार्य होगा, क्षार्य हो गया, यहाँ झार्य ऑप्शन गलती लिखा है, क्षार्य होगा, क्षार्य करता है। तो क्षार्य करता है तो उसको पित्त जो होता है उसको क्षार्य करता है, पित्त से एक पित्ताशय रस निकलता है, उसको क्षार्य कर देता है और हमारे भोजन को आसानी से पच जाता है। तो क्या होगा, पित्त होगा। कौन करता है, यानी पित्त करता है। आगे देखिए उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो उत्सर्जन की इकाई ये जो है विक्राणु है, विक्राणु, इसको नेफ्रॉन भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगला कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला क्या है देखते हैं इसको, कि जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुख गति में सहायक। तो ये तो करता है। यह पौधा में ताप का नियमन करता है, ये भी करता है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, ये भी होता है। यह भोजन का संवहन करता है, तो ये भोजन का संवहन करता है, तो ये आपका गलत होगा, यह भोजन का संवहन नहीं करता है। भोजन का संवहन जो करता है वो फ्लोएम करता है। आगे देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा एक ही लिंग किसमें पाया जाता है, पपीता में। एक पपीता होता है और एक उड़हद होता है, तो पपीता होगा, तो इसमें क्या होगा, पपीता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये मुकुलन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुकुलन, और क्या है, हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा मुकुलन। ये मतलब ये कुछ दिन बाद ये आपका बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन। तो ये हाइड्रा में क्या है, मुकुलन है, तो यानी ऑप्शन नंबर का बी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, कि लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण को कौन नियंत्रित करता है। नियंत्रित कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है, उसको नियंत्रित करता है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। मादा जनन तंत्र तो आपका गर्भाशय, ये जो है मूत्रवाहिनी, ये तो दोनों में होता है। शुक्रवाहिनी तो ये भी तो पुरुषों में होता है। शुक्राशय ये भी पुरुषों में होता है। तो आपका ये मादा बोला है, तो मादा मतलब स्त्री में होता है, तो आपका ये गर्भाशय होगा, क्या होगा, गर्भाशय। देखिए हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं, कौन नहीं होता है, तो भूतापीय ऊर्जा, ये भी ऊर्जा से ही होता है। तो एक आपका नाभिक की ऊर्जा जो हो जाएगा, ये आपका नाभिक की ऊर्जा, ये आपका राइट आंसर होगा। ये जो है सूर्य ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है, इसको पवन ऊर्जा ये सब सौर ऊर्जा से मतलब है, पर इसको नाभिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरण मतलब हम जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय। तो आपका हो जाएगा कोयला तो खत्म होने वाला है, सीएनजी ये भी खत्म होने वाला है, पेट्रोल ये भी खत्म होने वाला है, ये इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपका 40वां नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा, जैव मतलब तो जीव जंतुओं से, तो लकड़ी तो हमको जीव जंतुओं से मिलता है, गोबर भी मिलता है, कोयला भी मिलता है। नाभिक की ऊर्जा जो है ये जैव मात्रा से उदाहरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका नाभिक की ऊर्जा हो जाएगा। ये था आपका 40 क्वेश्चन था। तो
तो 40 का 40 मैंने पूरा डिटेल के साथ में बता दिया। अगर कहीं आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। करिए अथवा नहीं करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाइक करने पर एक क्या होता है कि एक मोटिवेट होते हैं कि चलिए भाई मेरे वीडियो को इतना लाइक कर रहा है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। मॉडल सेट 4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 1 2 3 सभी का देख चुके हैं। मैथ साइंस जितने भी सब सब्जेक्ट हैं सबका मॉडल सेट हम लोग देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आइए हम लोग इससे पहले हम लोग सबका देख चुके हैं। ये चौथा मॉडल सेट है और ये कक्षा आपका 10 है। देख सकते हैं कि साइंस है, आपको 1.5 घंटा समय मिलेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 प्रश्न रहेगा। ये तो सभी सेट में आप लोग देख ही चुके हैं। और आपका जो निर्देश है तो निर्देश सब में सेम रहता है। ये तो मैं आप लोगों को फर्स्ट में ही बता चुका हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को। चलिए, ये चौथा सेट का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। यह है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो परावर्तन कोण क्या होगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर मान ले कोई एक सतह है और ये है एक अभिलंब है, मान लेते अभिलंब है और इधर से आपतित किरण आप आ रहा है और ये परावर्तित है, इधर से परावर्तित हो गया और इसके बीच अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये दोनों के बीच में, तो ये जो होता है ये आधा होता है और ये आधा होता है, दोनों मिल करके 90 है। इसका मतलब ये 45 होगा, ये 45 होगा, दोनों आधा आधा होगा। चलिए, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो 90 डिग्री जब का कोण बनता है तो बोलता है परावर्तन क्या होगा, तो परावर्तन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए, अगला है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाती है, जैसे ये है तो ध्रुव यहाँ पर ये होता है फोकस, ये होता है आपका वक्रता केंद्र और यहाँ पर होता है ध्रुव। तो तीनों को जब मिलाता है तो कौन मिलाता है, ये आपका मुख्य अक्ष मिलाता है। तब तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। तो r क्या होता है, इससे 2 गुनी होता है, तो 16 है तो इसका डबल 32 हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया जिसमें उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। और है कि सीधा और आवर्धित, यानी सीधा भी बनना चाहिए और आवर्धित बनना चाहिए। तो अवतल दर्पण का एक ही कंडीशन है जो सीधा और आवर्धित बनता है, तो कहाँ पर, जब इसको यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण का, तो गाड़ी का साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का किया जाता है और हेडलाइट के रूप में अवतल का किया जाता है। तो याद रखिएगा, हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, ये अवतल का किया जाता है। अरे लेकिन हमको पूछा क्या है, उत्तल का पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। जल में सिरका डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर, सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठ जाता है। यह प्रकाश के घटना को दर्शाता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, अपवर्तन के कारण के वह सिक्का ऊपर उठाई दिखा देता है। आगे देखिए, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य अक्ष पथ से विचलित नहीं होती है। तो जब उसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र से अगर गुजारते हैं तो उस समय वह नहीं विचलित होता है। अगर कोई भी लेंस है उसमें अगर हम लोग अगर उसको गुजारते हैं तो विचलित हो जाता है, लेकिन जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारा जाता है तो वो विचलित नहीं होता है। तब का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। चलिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो देखिए इसका क्या होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्रित कर देता है। तो ये तो सही है, 100% सही है। यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये गलत है। उत्तल लेंस फैलाता नहीं है। ये प्रकाश की किरणों को सीधा में भेजता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण कौन करता है। तो नेत्र में जाने वाली प्रकाश की किरण का मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो वह पुतली करता है। कौन करता है, पुतली। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के निकट बिंदु क्या है। तो ये तो हर सेट में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर।
आगे देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? तो मानव नेत्र में वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। आगे देखिए, जरा दूरदृष्टता होने का कारण क्या है? तो वो जो होता है उसका समंजन क्षमता जो होता है धीरे धीरे घटने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसका जरा दूरदृष्टता उसका व्यक्ति उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो बीमारी होता है तो अधिक उम्र के व्यक्तियों में ये होता है, खास करके देखा जाता है। तो आगे देखिए 13वां नंबर, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, जिसके कारण से फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन को। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? सब मॉडल सेट में देखिए आप लोग तो संतुलित करने के लिए दिया जा रहा है। तो देखिए दिया हुआ Fe प्लस H2O, तो आप इसमें Fe देखिए 1 है, इसमें 3 है, तो आपका ये संतुलित नहीं है। फिर दिया 3Fe, यहाँ पर 3Fe, ठीक सही है। यहाँ पर H कितना है? H आपका 2 है। यहाँ पर कितना है? H यहाँ पर देखिए आप 8 है, तो ये भी गलत है क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ Fe 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, सही है। H कितना है? 4 दूना 8 है, तो यहाँ पर भी 4 दूना 8 है, ठीक है। O कितना है? यहाँ O आपका 4 है, यहाँ पर भी O 4। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। आपका सी जो है आपका सही है, संतुलित है। आगे देखिए, दिए गए समीकरण में किस भाग का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? फिर वही उपचयन अपचयन आ गया। तो उपचयन मतलब हर सेट में आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ओ में वृद्धि यानी ओ में वृद्धि, और अपचयन का मतलब ओ में कमी। अपचयन का मतलब हो गया अपचयन, तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन में कमी, माइनस मतलब कमी। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, तो सी क्या पूछा है कि उपचयन और अपचयन। तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि, तो H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया? H2 क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन। तो उपचयन हो गया, और अपचयन कौन हो रहा है? तो आपका CuO हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर का ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 16वां नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। आगे देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होते हैं, और उसी के लिए तो हम लोग तो संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। आगे देखिए 18वां नंबर, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा, तो ये बोल रहा है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? अगर कभी भी अगर उत्पाद के रूप में ऊर्जा अगर देता है तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर यहाँ पर ऊष्मा यहाँ लिखा रहता यहाँ पर, तो वह ऊष्मा शोषी हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा देना पड़ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है प्लस में, इसका मतलब ऊष्मा हमको दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 19वां नंबर कि A प्लस अम्ल, यानी A क्या है उस चीज़ को नहीं कहा, तो बोला है कि लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल का निर्माण करता है। तो ये कब होता है? तो अम्ल, क्षारक, लवण, कार्बोनेट, क्षारक। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तब ये लवण भी निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निर्माण करता है और जल का भी निर्माण करता है। जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो लाल नहीं होगा। तो अगर जो अम्ल नहीं है तो लाल नहीं होगा। तो ये NaOH क्या है? एक क्षारक है। क्या ये? क्षारक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका पूछा है नहीं कौन होगा, तो यही हो जाएगा, इसके द्वारा नहीं कर पाएगा वो लाल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारक है। आगे देखिए कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टल का जल मौजूद है? तो आप देखिए कि जल जिसमें है वही आपका ऑप्शन नहीं सही है, इसमें देखिए जल मौजूद है, तो यही आपका ऑप्शन हो गया। अगला देखिए कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? किस लवण का? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्या? सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को कि जल की उपस्थिति, 23वां नंबर, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें OH माइनस उपस्थित होता है। तो उसमें क्या होता है? H प्लस आयन उपस्थित होता है, इसीलिए तो उसमें H प्लस आयन उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 22वां नंबर कि ABCD का pH मान दिया है क्रमशः। तो ये है ABCD, तो बोला यह पदार्थ कौन क्षारक है? तो क्षारक कौन है? तो 7 से अधिक जो होता है क्षारक होता है। तो 14 आपका डी नंबर में, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है? ये चित्र तो
तीसरा सेट में भी दिया हुआ है, ये चित्र को बार बार रिपीट कर दिया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका वियोजन हो रहा है, तो यानी वियोजन अभिक्रिया हो रहा है इसमें। ये तो पिछला सेट में भी बता चुके हैं, ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 26वां नंबर, कि भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह को से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन सा जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? एक जगह से दूसरी जगह, तो कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? तो उसको हम लोग संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, उसको हम लोग संवहन कहते हैं। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश संश्लेषण में जल का तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो यानी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। आगे देखिए कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य में स्वपोषी नहीं, ये तो गलत है। मृतजीवी पोषण नहीं, ये भी गलत है। ये परजीवी पोषण होता है। परजीवी मतलब होता है कि आप दूसरे पर आश्रित होना, सॉरी ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और समप्रभाजी तो आपको बताइए, पिछला में बताए कि जब ये पूरे को निगल लेता है कोई भी चीज़ को, तो उसको लोग समभोजी कहते हैं। आगे देखिए 29 नंबर, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो ये जब का हो जाएगा, टाइपेज नामक एक होता है, उसी के द्वारा ये पाचक होता है, टाइपेज नामक। और ये जो होता है, ये जो पाचन करता है, ये प्रोटीन को पाचन करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को पाचन करता है, प्रोटीन को। तो ट्रिप्सिलिन जो होता है, ट्रिप्सिलिन, तो ये होता है प्रोटीन को पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वो वसा को पाचन करता है, एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 29 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला देखिए, पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। पिछला सेट में बताइए, ये किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। तो पौधे में पत्तियों द्वारा भोजन संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। जल अगर बोले तो जाइलम होता है, फल बोले मतलब भोजन का संवहन तो फ्लोएम के द्वारा। आगे देखिए, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? तो उसको जनन करना पड़ता है। ये भी तीसरा सेट में था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 33वां नंबर, कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? ये तो दिया गया, ये दिया हुआ है, तो ये किस प्रकार का दर्शाता है? तो ये आपका है, ये हाइड्रा है, नहीं हाइड्रा नहीं, ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म का पत्ती है। तो ये क्या होता है? कायिक परिवर्धन इसको कहते हैं, कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन नहीं, उसमें नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, परागकण होगा। तो ये क्या होता है? अंकुरन हो जाता है। अगला देखिए, गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? तो डिग वाहिनी में होता है। कहाँ होता है? डिग वाहिनी में होता है। चलिए अगला देखते हैं, तो और लिखा रहता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। डिग वाहिनी, इसको इंग्लिश से फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। देखिए, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल विद्युत संयंत्र के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ये कथन दे दिया, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। लिखा है कि यह अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है, तो ये तो गलत है, ये तो नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, इसको लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं होता है, ये तो गलत है। इसमें दिया है कि इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल 100% सही बात बोला है कि जिस जगह पर अगर बनाया जाता है वहाँ पर पेड़ पौधा काटा जाता है। बहुत से स्थान पर, मतलब बहुत से दूर दराज जगहों पर क्या होता है? जलमग्न होता है, जिसके कारण से वह ज़मीन बर्बाद हो जाता है और पेड़ पौधा को काटा जाता है। उस जगह पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर गांव अगर बसा है तो गांव को विस्थापित करना पड़ता है। इसीलिए आपका ये क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देता है। ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर का सी, 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला देखते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन, कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो सौर सेल का क्या सीमाएं हैं? इसमें केबल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है, तो ये आपका नहीं होगा, उसमें केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, तो ये आपका तो सही होगा, सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें दूरवर्ती क्षेत्र भी उपयोग किया जा सकता है, ये गलत बात है। उसमें दूर दराज ज़्यादा
दूर तक हम नहीं ले जा सकते, ये अत्यधिक महंगा होता है। तो महंगा भी उतना नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा क्या हो जाएगा, ये सौर ऊर्जा उपयोग होता है। ये आपका कंडीशन है कि उसमें सौर ऊर्जा ही चाहिए उसमें, तब उसका हम लोग ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं सोलर सेल में। आगे देखिए नाभिक ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं, तो नाभिक ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं, तो इसको देखिए 38वां नंबर को। तो इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है। तो 100% सही बात है कि जब हम लोग नाभिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसमें यूरेनियम की आवश्यकता होता है। चलिए बाद बाकी सब क्या है, आपका गलत है ऑप्शन। चलिए 39 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से लकड़ी और कोयला तो नहीं होगा, लेकिन सीएनजी अगर नहीं रहता तब एलपीजी सही होता है, लेकिन सीएनजी इससे भी बेटर है, इसलिए क्या हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 40वां नंबर कि निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, जीवाश्म ईंधन। तो तापीय विद्युत में ही आपका जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, जल विद्युत में नहीं होता है, नाभिक में भी नहीं होता है, और भूतापीय में भी नहीं होता है। ये था आपका 40 प्रश्न था। 40 प्रश्न का हम लोग पूरा आंसर डिटेल के साथ देख चुके हैं। यदि आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोग बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जितने भी मॉडल सेट है सभी सेट का आप लोग को सॉल्यूशन दिया जाएगा, और जितने भी हैं आपका सॉल्यूशन उसमें अपलोडेड है सभी सब्जेक्ट का। और आप लोग को टर्म सेकंड का भी, आप लोग को टर्म सेकंड जब फाइनल एग्जाम होगा तो उसका भी मॉडल सेट जारी होगा, उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसलिए चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सेट 5 लास्ट मॉडल सेट है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक के सभी मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले उसको देखिए। आइए हम लोग मॉडल सेट 5 का लास्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो हो सके लंबा हो सके तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। चलिए आइए, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 10th है, साइंस है, और 1.5 घंटा समय इसमें सब में जिस तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, निर्देश आपका आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल 40 प्रश्न है। कुल आपको सही जवाब पर आपको 40 अंक मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और आप लोग इस चैनल पर भी बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का है, सेकंड टर्म का आएगा मॉडल से, सेकंड टर्म का भी आप लोग को सोल्यूशन करवाया जाएगा, और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट होगा सारे अपडेट आप लोग को दिया जाएगा। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो कैसे गमन करती है वो, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर गमन करती है। देखिए परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो ये नियम सभी परावर्तक पृष्ठ जितने भी होते हैं सभी पर ये नियम लागू होते हैं। आगे देखिए, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, आधी होती है। जैसे f बराबर क्या होता है, r/2, तो क्या होता है, आधी होती है, तो ये हो जाएगा आधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो आपका यहाँ दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी r = दिया हुआ है, तो फोकस दूरी क्या होगा, उसका आधी होगी। तो ये आपका 20 है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। तो देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो याद रखिएगा वो C पर अगर रखता है तो C पर ही बनता है। चलिए अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। तो यहाँ पर आभासी दिया ये तो होगा नहीं, तो आप पर क्या हो जाएगा, वास्तविक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि वाहनों के पथ दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, पथ दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपका सभी सेट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंस क्या होगा, तो ये आपका दोनों ही अवतल लेंस होगा, दोनों ही अवतल लेंस ही होगा, क्योंकि दोनों में आपका फोकस दूरी क्या बोला है, माइनस होता है। तो आप यहाँ याद कीजिए कि अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी माइनस में होता ही है,
उसके बाद लेंस अगर देखा जाए तो लेंस जो है, तो इसमें अगर ये उत्तल लेंस है, इसमें क्या होता है कि इसका फोकस दूरी दाहिने तरफ हो जाता है, तो दाहिने तरफ फोकस दूरी अगर होगा तो प्लस में हो जाता है। इसीलिए अवतल लेंस जो होता है, इसका अवतल लेंस का ये जो होता है इधर फोकस बनता है, जिसके कारण से इसका माइनस होगा। तो ये दोनों अवतल होगा, क्योंकि माइनस दिया हुआ इसीलिए ये क्या होगा, दोनों अवतल होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है। तो P बराबर P और तो P बराबर होता है 1/f, उसकी उल्टी होती है, विपरीत होता है, तो 1/f होगा। लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होगा। लेंस का आवर्धन, लेंस पूछा है तो याद रखिएगा, दर्पण अगर रहता तो दर्पण में माइनस होता है, लेकिन लेंस में माइनस नहीं होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, m बराबर v/u। अगर यही आपका दर्पण रहता तो फिर माइनस हो जाता उसमें। देखिए आगे देखिए 12वां नंबर कि सामान्य दृष्टि के लिए व्यास के लिए कि सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये हर मॉडल सेट पे रिपीट किया गया है। आगे देखिए, यानी इस रिपीट कर रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि क्या इंपॉर्टेंट है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वह वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मनुष्य का जो नेत्र होता है उसमें वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आपस में आदान प्रदान होते हैं। तो वह द्विविस्थापन होता है। जब दोनों जगह से आदान प्रदान होता है उसको हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। यहाँ पर तो लिख दिया है कि दो अलग अलग स्थान पर, तो इसलिए उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो किस नियम के आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपचयन में होता है। तो उपचयन में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सभी मॉडल सेट में, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अब देखिए इसमें लिखा है हाइड्रोजन की वृद्धि, लेकिन इसमें देखिए उपचयन में दो चीज़ होता है। उपचयन जब होता है तो उस समय उसमें दो कंडीशन होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में ह्रास होती है, यानी हाइड्रोजन की कमी होती है। तो लेकिन इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोजन की वृद्धि, इसलिए ये गलत होगा। ऑक्सीजन की कमी थी, ये भी गलत होगा। और यहाँ लिखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में वृद्धि, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों वृद्धि नहीं होता है, सिर्फ उसमें ऑक्सीजन वृद्धि होता है और हाइड्रोजन में कमी होता है, उपचयन जब होता है उस समय। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। आगे देखिए 17 नंबर, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो एक्स का नाम क्या है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चुना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु के ऑक्साइड जो प्रकृति होता है, धातु ऑक्साइड जैसे MgO, ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ये होता है क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। नीचे दिया हुआ है कि दिया गया चित्र दर्शाता है, ये जो चित्र दिया गया उसमें क्या दर्शाता है, दिया गया चित्र आपको क्या दर्शाता है। तो आप जो देख सकते हैं कि ये चेतावनी दिया है, किस चीज़ का चेतावनी दिया है, तो अम्ल के डिब्बों पर ये चेतावनी दी लिखा रहता है कि जल की बर्बादी को रोके नहीं, सांद्र अम्ल वाले बोतल में लगे चेतावनी, ये चीज़ होगा। यानी सांद्र अम्ल का जो बोतल होता है उसमें चेतावनी दिया जाता है कि आप हाथ इस तरह कभी अम्ल को न लें हाथ में, इस चीज़ को वो दर्शाया जाता है। आगे देखिए कि क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। तो क्षारक जब जल में घुलता है तो OH- आयन प्रदान करता है क्षारक, और अम्ल H+। तो यहाँ क्या पूछा है, क्षारक, तो क्या हो जाएगा, OH- हो जाएगा। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निर्माण करती है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर क्षार प्रक्रिया में प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संरक्षण, वह पदार्थ क्या होगा। फिर से पढ़ते हैं कि एक पदार्थ है जो अम्ल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श में साबुन की तरह है और प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा कि स्वाद में कड़वा किस में होता है, क्षारक में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो लवण भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अम्ल भी नहीं होगा, ये
अब ये क्षार होगा कि क्षारक होगा? तो अब ध्यान से फिर से देखिए, यहाँ लिखा है क्या, जल में घुलनशील है, लेकिन अगर जल में कोई अगर घुलनशील होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस pH मान वाले वर्षा अम्लीय वर्षा होते हैं? तो जब 5.6 से कम अगर वर्षा जल होता है तो वह pH, जिस वर्षा जल का मान 5.6 से अगर कम होता है तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ 5.6 से कौन कम है, तो आपका 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाए तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वह कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वह फट फट की ध्वनि के साथ जलता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस फट फट की ध्वनि के साथ वो जलता है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, गैस उत्सर्जन, उपरोक्त सभी क्रियाएँ होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो सभी क्रियाएँ ये सब होती है। आगे देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वह छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और फिर से यदि रिटर्न आता है उसको हम लोग शिरा कहते हैं। इधर से जब ले जाता है, हृदय से जब ले जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धमनी, और जब उधर से रिटर्न आता है तो उसको हम लोग शिरा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, धमनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? तो ये प्लेटलेट्स, ये जो होता है इसके द्वारा ही कोई पर अगर हम लोग कट जाते हैं तो खून को थक्का बनाता है। अगर खून का अगर थक्का नहीं बनेगा, अगर जिसका कमी हो जाएगा, प्लेटलेट्स का अगर कमी हो जाएगा जिसका, तो उसका अगर कहीं हल्का से भी अगर कट जाने से कभी खून बंद नहीं होगा, खून नहीं बंद होगा तो उसका मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए प्लेटलेट्स क्या करता है, उसका खून को थक्का बना देता है, जिसके कारण से क्या होता है, खून बाहर नहीं निकल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? इसमें देखा जाए तो आपको मिला जुला के ये एक चीज़ कह रहा है कि अगर इसमें जो पेड़ पौधा जो होता है वाष्प को जो बाहर करता है उसको क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन को लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, चलिए, बोला कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है? तो मुख्य उत्पादन क्या करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। आगे देखिए कि अमाशय आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा करके किसके द्वारा करता है? तो किसके द्वारा करता है, तो याद रखिएगा श्लेष्मा के द्वारा करता है। किसके द्वारा? श्लेष्मा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो याद रखिएगा क्षुद्रांत जो होता है शाकाहारी जो भी अगर जीव जंतु होता है तो उसका जो होता है अमाशय जो होता है, क्षुद्रांत जो होता है सबसे लंबी होती है। तो ये तो सर्वाहारी, ये तो सभी मार देगा। कुत्ता मांसाहारी, ये भी नहीं होगा। शेर, ये भी मांसाहारी है। तो आपका शाकाहारी कौन है, गाय। तो इसका सबसे लंबा क्षुद्रांत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें क्या होता है, अमीबा में विखंडन होता है और वह टूट करके अलग अलग संतति का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां नंबर, देखिए इसमें क्या होगा कि पर्तन, कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो ये आपका है कायिक परिवर्धन के अंतर्गत आता है। क्या होगा, कायिक परिवर्धन के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप मादा जनन अंग है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडाशय। क्या हो जाएगा, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो देखिए लैंगिक संचरण रोग जो है आपका ये जो है कैंसर, तो ये तो नहीं होगा, कैंसर भी नहीं है। टाइफाइड, ये भी लैंगिक नहीं है। ये कोरोना, देखिए कोरोना भी दे दिया है, ये पूरा प्रचलित है जिसके कारण से आपको कोरोना भी दे दिया। पहले तो कोरोना का नाम भी नहीं आदमी जानता था, और अभी कोरोना इतना प्रचलित हो गया है कि अब कोरोना भी दे दिया गया है। तो आपका ये तो तीनों होगा नहीं, तो आपका ये आंसर जो होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, आपका
ये गोनेरिया होगा। क्या होगा? गोनेरिया, ये चीज़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होता है। कहाँ पर होता है? वृषण में। वृषण, देखिए वृषण भी थोड़ा सा गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 39 नंबर दिया है इसमें कि तापीय विद्युत संयंत्र में डैश उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सही है कि उसमें ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? विद्युत में बदलते हैं। उष्मीय ऊर्जा को क्या करते हैं? उष्मीय ऊर्जा को किस में ट्रांसफर कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में कर देते हैं। किसमें? विद्युतीय ऊर्जा में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए ये तो गतिज ऊर्जा ये भी नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा ये भी नहीं होगा, लामिक ये भी नहीं होगा। चलिए आगे जाए, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस को जैव गैस के नाम से भी जाना जाता है। गोबर गैस को हम लोग जैव गैस के भी नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से आपका 5वां सेट जो है, 5 सेट टोटल आपका जो था, तो 5 सेट आप लोग का ख़त्म हो चुका। टोटल 5 सेट का मैं पूरा साइंस का सेट का पूरा कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो फर्स्ट लेकर के 5 जो है 5वां नंबर जो सेट है, सभी सेट को देख लीजिए। साइंस, मैथ जितने भी है सभी आपका वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से आपका साइंस का मॉडल सेट सॉल्यूशन समाप्त होता है। और इस चैनल को आप लोग बने रहिए, इसमें जितने भी मॉडल सेट आएंगे आने वाले हैं तो उसको भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी हैं सभी का अपडेट दिया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए और अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।